नमस्कार। दूरदर्शन मेघालय के शिलोंग केंद्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज मैं अनीता पंडा इस स्टूडियो से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि आज हम चर्चा करेंगे राजभाषा के ऊपर। राजभाषा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसकी स्थिति कैसी है और किस प्रकार से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और भारत सरकार उसके लिए क्या योगदान दे रही है, इस पर एक सार्थक चर्चा होगी। विषय हमने चुना है पूर्वोत्तर में राजभाषा हिंदी और भारत सरकार का योगदान। हमारी राजभाषा हिंदी अपना सफ़र तय करते करते विश्व स्तर पर पहुंच गई है, जहां पर स्वतंत्रता है कि हिंदी में भी हम अपनी बात यूएनओ में रख सकते हैं। तो इस विषय पर खासकर अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे विशेषज्ञ हैं जो कि आज इस स्टूडियो में पधारे हैं और हम अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर हैं और इस पर वो आपको विशद जानकारी देंगे। मैं इनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। विशेषज्ञ हैं श्री बद्री यादव, उप निदेशक गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर, हम लोग मोटे मोटे तौर पे जानते हैं पूर्वोत्तर को लेके हिंदी की स्थिति में, लेकिन बहुत सारी गंभीर विषय और जो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना आप लोग कर रहे हैं और इस प्रकार से निरंतर हिंदी ने यहाँ विकास ही किया है, तो इसका मतलब है कि आपके प्रयत्न लगातार चल रहे हैं। तो इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर में राजभाषा हिंदी की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर में राजभाषा की स्थिति पर प्रकाश डालूं। जी। इससे पहले मैं भारत के संविधान के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। बहुत सही सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश बहुत दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रही। अंग्रेज आए, इससे पहले भी किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा था। मुगल भी जब हमारे देश में आए जी, तो उन्होंने देखा कि अगर हम हिंदी को अपनाएंगे तो हम शासन प्रशासन को बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे। सही। उस समय भी फारसी के साथ साथ हिंदी भाषा प्रचलन में थी। संजोग कहिए, दुर्योग कहिए, हमारा देश पराधीन हो गया, अंग्रेज आए और वे हर तरह से हमको गुलाम बना दिए। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के सेना नायकों ने, जननायकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, पूरे देश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के लोगों ने संघर्ष करके, लड़ाई करके और बलिदान दे करके, बलिदान करके, अपने खून की नदियां बहा करके अपने देश को आज़ाद कराया, आज़ाद किया। आज़ादी के बाद आप जानते हैं कि जैसे कि हर देश की अपनी अपनी अपना अपना संविधान होता, अपनी अपनी राजभाषा होती है जी। उसी तरह हमारा संविधान बना। हमारे संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष महोदय थे और उनके अगुवाई में विभिन्न भाषा भाषियों के विद्वानों को लेकर के इस पर काफ़ी गहन चिंतन मनन के बाद संविधान बना और उस संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी वह हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती, क्योंकि हिंदी को लेकर के बड़ी भ्रांति सी थी पहले। हाँ, बड़ी भ्रांति। अभी थोड़ी सी वो कम हुई है। बड़ी भ्रांति थी कि एक स्थान विशेष है कि उत्तर भारत के लोग ही बोली जाने वाली जो हिंदी है वो हिंदी है। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा परिवार जी 3 वर्गों में विभाजित है। जी। एक भारतीय आर्य भाषा है, दूसरी द्रविड़ियन भाषा है, तीसरी आष्टिक भाषा जो पूर्वोत्तर पूर्व के रहने वाले लोगों की मुख्य भाषा है। जी। तो जो आर्यन भाषा थी
जो सबसे पहले हमारे देश में सिंधु नदी के किनारे लोग आकर के बसे, आर्य लोग बसे, और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था, चूँकि ये अरब शासन के अधीन था वो क्षेत्र। तो अरबी में ये सौ को ह कहा जाता है, तो वो लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहे। असम में भी तो सर अहम, हाँ, असम का हम स का ह का उच्चारण होता है। जी, हाँ, कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में जी। इस तरह से हिंदी, हिंदुस्तान और बाद में हमारा देश जो राज्यों के आधार पर कई राज्यों में विभाजित हुआ, उसमें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग आजकल है। अब देख रहे होंगे हमारे देश की जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, हमारे देश के बड़े बड़े जो हमारे अगुआ लोग हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी आना जाना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ गए, रक्षा मंत्री आ गए, हाँ, पूर्वोत्तर के विकास पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत हुई है। पहले लोग रोजगार के लिए बिहार से आते, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह से आते थे। विशेष करके हिंदी के पदों पर जो रोजगार के लिए लोग आते थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से लोग आते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में जो वहाँ के विशेष रूप से हाँ CBSE पैटर्न के स्कूल हैं, विशेष रूप से जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है, शोध हो रहा है, शोध हो रहा है, PhD तक के लोग कर रहे हैं। इस तरह से इस क्षेत्र में हिंदी का पठन पाठन जिस तरह से तेजी से बढ़ा, तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़े। तो आज पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तुलना करें तो उस क्षेत्र के मुकाबले पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। सर असम में तो बहुत ज़्यादा हिंदी में काम हो रहा है, असम बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वहाँ के लोग जो हैं अपनी भाषा तो बचाए हुए रखे हुए हैं, मतलब उसका विकास कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र की बात करें तो असम को ये गौरव मिलना चाहिए, जहाँ आप तो गुवाहाटी से ही आए हुए हैं। जी 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 तो आप तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन एक मैं भी थोड़ा लिखती हूँ तो साहित्यकार होने के नाते मैंने देखा है कि आसाम के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है हिंदी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं भी तो गुवाहाटी से आया जरूर। मेरा कार्य क्षेत्र, हमारा जो कार्यालय है गुवाहाटी है, क्योंकि हम 8 जो राज्य हैं उसको हम गुवाहाटी से कंट्रोल करते हैं। जी। एक अथराइज पर्सन है, भारत सरकार राजभाषा विभाग ने क्षेत्रीय कानूनी कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की मुझे जिम्मेदारी दी है। और मैं भी मतलब असम का नहीं, पूर्वोत्तर का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। रोजी रोटी के लिए मैं इस क्षेत्र में पहले आया। जी जी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे आज की जो सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विगत वर्षों में 60 बार इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया। अच्छा, 60 बार? 60 बार। ये हमने वहाँ पर टीवी पर सुना था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किए। न सिर्फ दौरा किए, वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों में लोगों के साथ, आम जनता के साथ जो संवाद किए वो हिंदी भाषा में किए। इवन हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री महोदय हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय हैं, ये लोग जगह जगह आकर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आम जनता के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हिंदी में संवाद करते हैं और लोग उसका प्रत्युत्तर भी हिंदी भाषा में देते हैं। इस तरह से आज जो पूर्वोत्तर भारत पहले जो स्थिति थी उससे अभी बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर ये कहा जाए ये स्वर्ण काल चल रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा जी। विशेष रूप से जो अभी हम मेघालय में हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री महोदय, अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान के भवन का उद्घाटन हुआ था पिछले साल, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। हमारे असम के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम नहीं, असम के बाहर भी जाकर के हिंदी में अपनी बात कह रहे हैं, उनकी हिंदी तो बहुत प्यारी है। तो इस तरह से हिंदी क्या है कि डायरेक्ट कन्वे हो रही है। जी जी, ये आम जनता की भाषा है, वो चाहे असम का रहने वाला है, नागालैंड का रहने वाला है, मणिपुर का रहने वाला, मेघालय का रहने वाला है या दक्षिण भारत का है, कहीं का भी हो, हिंदी एक ऐसी सरल भाषा है जो सीधे आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह को प्रेषित करेंगे तो उसके हृदय में जाकर के स्थान पाएगी। हिंदी हृदय में वास करती है। हाँ, जैसे कहते हैं ना हिंदी के लिए कि जल के समान है।
जी, पानी जी, के जी। समान है जी, जी, कि जी, जी। जहाँ जाती है वहाँ की स्थानीय भाषाओं को अपना लेती है, जी, जी, उसे जी, पचा जी। लेती है, जी, 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 और जी। फिर वो भाषा जो है वहाँ की स्थानीय भाषा हिंदी भाषा में शामिल हो जी, जी, जाती जी। है। मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा, जी। जैसा कि आप भाषा के इतिहास को देखिए, हम्म। तो जो भारतीय भारोपी भाषा परिवार का मूल स्रोत क्या है? भारतीय भारोपी मूल स्रोत भाषा है वैदिक संस्कृत। हम्म। जितने चारों वेद हैं हम्म। वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, हम्म। उसमें रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई, नाटकों की रचना हुई संस्कृत में, फिर उस विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए। तो इस तरह से जो भाषा का विकास क्रम चला है, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, इस तरह जितनी भी हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं किसी न किसी रूप में हिंदी से मिलती जुलती हैं। तो इनका उद्गम स्रोत भाषा संस्कृत है और सारी भाषाएं संस्कृत से मिलती जुलती हैं। तो सर, जब आपको कितने साल हो गए इधर ये पूरे क्षेत्र की देखभाल करते हुए? मैडम, ये हो सकता है कि ये व्यक्तिगत नहीं करके मैं इसके पीछे एक उद्देश्य है, मुझे जानना है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बिताया जी है। जी जी जी। तो मैडम, मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर की धरती पर 1988 में आया था, मणिपुर में। उसमें मेरा सिलेक्शन हिंदी प्राध्यापक तो पद पर हुआ था। काफी लंबा समय आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिताया है, मतलब जी, यहाँ जी। की मिट्टी से आप रच पच गए हैं। जी 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 जी। तो उसके बाद आपने जो उसका विकास देखा होगा। जी 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 जी। मैं शुरू से हैं। जी। अच्छा, उसके बाद जो है आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए या राजभाषा को लेकर के, हिंदी को लेकर के कुछ चुनौतियों का भी सामना किया होगा। कुछ चुनौतियाँ थीं पहले। अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें, आज़ादी के बाद का, तो कुछ तरक्की हुई, कुछ विकास हुई, कुछ उन्नयन हुआ। और उसमें भी अगर जो वर्तमान सरकार के मतलब योगदान की चर्चा करें, तो वर्तमान सरकार पिछले 9 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की अलख ज्योति जगाई है, वह न सिर्फ हिंदी, जो क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, चाहे बांग्ला हो, असमिया हो, मणिपुरी हो, जी जी, इन सारी भाषाओं के विकास उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है। और इस तरह देखा जाए कि जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं विभिन्न विभिन्न जगहों में, विभिन्न विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समुदायों में, तो वहाँ पर पहले और अब में पूरा अंतर आ गया है। और पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, चुनौतियाँ थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है और उनको साथ देने वाले हम लोग हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास जी। तो हम लोगों ने जो अपना योगदान दिया, सक्रिय योगदान दिया, और उससे ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी को काफ़ी मजबूती मिली। और आज अगर कहा जाए कि भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, स्वर्ण काल चल रहा है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल अमृत काल चल रहा है। हाँ। और इस अमृत काल को भाषा से जोड़ दिया गया, और उस भाषा में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं में संपर्क भाषा का काम कर रही, कॉमन भाषा का काम कर रही है। इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में पहले की अपेक्षा, पहले जो बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों को हमारी सरकार ने, हमारी सरकार से जुड़े हुए तमाम मंत्रालयों, विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने उसको अवसर में बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि हिंदी को लेकर के एक, मैं भी यहाँ पर 1984 से हूँ, तो एक हिंदी को लेकर के थोड़ी सी मन में इन लोगों की ये थी कि ये भाषा थोड़ी सी हम सीख नहीं पाएंगे, या फिर अंग्रेज़ी ठीक है। जैसे आपने बताया कि अंग्रेज़ आए और वो उन्होंने गुलाम बनाया, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर के बहाने तो हमें मानसिक गुलाम तो बना ही दिया था, और आज भी हम कहीं ना कहीं उस मानसिकता से जूझ रहे हैं, अंग्रेज़ी की मानसिकता से। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, समय परिवर्तनशील होता है। आने वाला कल और बीता हुआ कल, दोनों को हम एक साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। जी। बीते हुए इतिहास को देखें,
आज वर्तमान में हम जिस दौर में खड़े हैं और खड़े ही नहीं हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो पहले और आज की अपेक्षा बहुत सारे अंतर आ गए हैं और इसमें पूरे भारतवासियों का योगदान है। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे थे वह यह सोच करके अगर हम देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे, जुड़ना चाहते हैं, अगर हमको जुड़ना है, तो दूसरे राज्यों में जाना है, दूसरे भाषा भाषियों के बीच में संपर्क का काम करना है, प्रशिक्षण वगैरह हासिल करना है, तो उसमें हिंदी एक सरल और सुगम भाषा हमारे सामने आएगी। इसलिए लोग हिंदी को अपना रहे हैं। आज देखिए बॉलीवुड तक सीमित थी हिंदी, बाद में विभिन्न चैनलों में आई, मीडिया जगत में आई, यूट्यूब में आई। आज URL भी हिंदी में जी। आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, मैं तो अभी देखता हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में हमारे असम के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके सारे के सारे व्याख्यान, सारे के सारे कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ हिंदी में पूरे प्रसारित हो रहे हैं जी, स्थानीय भाषा में प्रसारित हो रहे हैं, अंग्रेजी का कहीं नामो निशान नहीं है। अच्छा सर, उसमें जो है एक चीज़ है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि असम के जो आपके CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदी में देते हैं और जब वो असमिया में बोलते हैं तो मैंने देखा कि मैं असमिया उतना नहीं जानती, लेकिन उनके सारे वक्तव्य को समझ लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है संप्रेषण जो है दो भाषाओं में मेल कराता है। आप बहुत सही बात बोली, ये मैंने भी आकलन किया है जी। मैं एक आम आदमी, अगर कोई असमिया मध्यम वर्ग का अपना संबोधन प्रस्तुत करता है जी, तो उसको समझने में हमको बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, एक शब्द पर जाना पड़ता है। लेकिन जब असम के मुख्यमंत्री महोदय अपना संबोधन देते हैं तो असमिया भाषा में, तो उनकी भाषा और उनकी भाषा के बोलने की जो शैली है वो बहुत ही सरल और सुगम होती है, बहुत ही आसानी से समझ में आती है जी। तो क्या हिंदी, क्या असमिया, क्षेत्रीय भाषा, तो इस तरह से मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया है मैडम कि जो असम के मुख्यमंत्री महोदय हैं जब वो हिंदी में बोलते हैं तो विभिन्न भाषा भाषी के लोग उसको अच्छी तरह से समझते हैं। उसके साथ साथ जो असमिया मूल के लोग हैं वो असमिया भाषा को समझते हैं, न सिर्फ असमिया मूल के, वहाँ पर रहने वाले विभिन्न भाषा भाषियों, चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हिंदी भाषी है, वो भी उनके संबोधन को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भाषा का जो संयोग है वो बहुत ही बेहतर तालमेल है। दो पुल का काम करता है, हाँ, दो पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। और अब यहाँ तक की स्थिति आ गई है, अब अनुवाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हालांकि अनुवाद के बहुत सारे टूल्स बन गए हैं। हमारे जो राजभाषा विभाग के सचिव महोदया हैं उनके नेतृत्व में ये बहुत ई टूल्स बने हैं। जैसे अनुवाद के बारे में कंठस्थ 2.0 है। अनुवाद के पॉइंट पे भी मैं आना चाहती थी क्योंकि अनुवाद हमारे लिए पूर्वोत्तर के जनजातीय संस्कृति को संरक्षण के लिए अनुवाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी 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 क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहे हैं ना, तो अपनी बात आप समझ आऊंगी, बीच में मैंने आपको टोक दिया। तो अनुवाद के ऊपर भी थोड़ा हम प्रकाश वो करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। अनुवाद कि जो टूल्स के बारे में बता रहे थे वो बताइए। जो टूल्स, अनुवाद के जो टूल्स निकल आए हैं। अनुवाद के बारे में एक टूल्स बना है। एक तो गूगल ट्रांसलेशन है जिसमें लोग इजीली अनुवाद कर लेते थे। एक मंत्रा सॉफ्टवेयर आया, लेकिन अभी हमारे राजभाषा विभाग के मुखिया सचिव महोदया के मार्गनिर्देशन में अनुवाद का टूल्स कंठस्थ 2.0 अच्छा अभी प्रचलन में है, चला है। अच्छा। उस पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। तो उस अनुवाद की विशेषता ये है, पहले हम अनुवाद करते थे, जस्ट सिंपल अनुवाद करते थे, फिर वो मिट जाता था या हमारे कलेक्शन में नहीं आता था, मेमोरी में नहीं आता था। जी जी। अब हम अनुवाद जैसे जैसे करेंगे
वो मेमोरी में जा कर के कलेक्ट होते संरक्षित हो जाएगा। जाएगा। और उसी तरह के अनुवाद अगर हमको दूसरी बार करना पड़ा या अन्य तरह की सामग्री का अनुवाद उसी से मिलते जुलते सामग्री के रूप में करना हो तो हमारे लिए बहुत ही एड मटेरियल का काम करती है। तो ये बहुत ही वरदान साबित हुआ, बहुत उपयोगी है। अब जैसा कि आप देखते बहुत सारे कार्यालयों में एनुअल रिपोर्ट है, बहुत सारे रनिंग मैटर हैं, कार्यालय आदेश हैं, सर्कुलर हैं, कार्यालय ज्ञापन है, सबका पैटर्न एक ही होता है। तो ये अनुवाद टूल्स आ जाने से हम जब अनुवाद करते हैं तो सारी के सारे टीएम में जाकर के संग्रहित हो जाती है और उससे न सिर्फ एक अनुवादक पूरे देश क्या या विश्व की अगर परिकल्पना करें, विश्व में भी अगर कोई अनुवाद करने वाले अनुवादक हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन करके वो अनुवाद करते हैं तो उस तरह की सामग्री को अनुवाद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंधु शब्दकोश का निर्माण हुआ है, ई महाशब्दकोश का निर्माण हुआ है जिसको हमारे गृह मंत्री महोदय ने सूरत महासम्मेलन में लॉन्च किया था। अच्छा, सिंधु महाशब्दकोश, सिंधु महाशब्दकोश जी जी। और इस तरह से जो है अनेक तरह के ई सरल वाक्य है। सिंधु शब्दकोश के बारे में थोड़ा सा बताइए। सिंधु शब्दकोश जैसा कि सिंधु मतलब सागर जी, शब्द मतलब शब्द, कोश का मतलब कोश, डिक्शनरी आपका। तो इसमें ये है कि जितने प्रचलित शब्द हैं, असमिया के हैं, बांग्ला के हैं, उड़िया के हैं, तमिल तेलुगु मलयालम के हैं, जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे हमारी हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं प्रचलित हैं, उनको अंग्रेजी में भी एक्सेप्ट किया गया, अंगीकार किया गया है, तो उनको उस शब्दकोश में लाना है और एक विशाल शब्दकोश बनाना है जिसमें असमिया के भी शब्द मिले, गुजराती के भी हो, बांग्ला के भी हो, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़, मतलब हमारे भारतीय भाषाओं के जो प्रचलित शब्द हैं शब्द उस शब्दकोश में समाहित हो जाए और इस तरह पूरा भारतवासी, चाहे वो गुजरात का रहने वाला हो, तमिलनाडु का रहने वाला, केरला का रहने वाला या किसी भी प्रांत का रहने वाला, उसके जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में मिलते जुलते हैं, काफ़ी निकट हैं, तो इस तरह से वो सिंधु शब्दकोश है, उसका निर्माण हमारे राजभाषा विभाग द्वारा किया गया और राजभाषा विभाग द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। सूरत महासम्मेलन हुआ, इसमें पूरे देश से 10,000 से अधिक प्रतिभागी लोग आए जी, अनेक विद्वान आए, मीडिया जगत के लोग आए, पत्रकार आए, कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारी आए, आईएएस अधिकारी आए, उनके व्याख्यान जब कराए गए तो लोगों के चक्षु खुल गए। लोगों ने देखा कि हमारे देश में हिंदी की इतनी मजबूत स्थिति है, हिंदी में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं और मीडिया जगत के इतने बड़े बड़े लोग इसमें अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। इवन हमारे खासी भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के बहुत निकट हैं। जी 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 जी, बहुत निकट हैं और इससे पता चलता है कि जब ये शब्दकोश निर्माण होगा, लोग देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये कहीं ना कहीं हर भाषा एक दूसरे से मिलती है। जी जी, और हिंदी जो है वो केंद्र में है। जी 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 जी, बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जी 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 जी, एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे देश में, जैसा कि आपने देखा 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई जी, और हमारे देश के कुछ जगहों पर MBBS, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में हो रही, हिंदी में हो रही है। उससे क्या है, एक जो आम बच्चा है, आम परिवार का जो छात्र है, वो भी हमारे साथ खड़ा होने लायक हो जाएगा, वो भी इंजीनियर बनेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा। तो मुझे लगता है वर्तमान सरकार का ये प्रयास है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तभी होगा जब सबका साथ होगा, साथ तभी होगा जब सबका विकास होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश में जी, जैसा कि आज देख रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इवन हमारी राष्ट्रपति महोदय ये IPS के ट्रेनीज को संबोधित कर रही थी अंग्रेजी में, करते करते बाद में हिंदी में आ गई, क्योंकि हिंदी डायरेक्ट कन्वे होती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी या और भी जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो विदेशों में जाता है, जेटली भी थे, उसमें हिंदी में संबोधन देता है और सभी लोग बड़े ही चाव से इसे सुनते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा
कि हमारे देश में हिंदी जी जन जन की भाषा तो है ही, ये प्रयोग की भाषा बन जाएगी, मन की भाषा भी बन जाएगी सर। मन की भाषा बन जाएगी और दो ही भाषाओं का प्रचलन चलेगा, एक अपनी स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, और एक हिंदी, और दूसरी प्रधान भाषा जो राजभाषा है। राजभाषा। इसीलिए अभी पहले जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ करते थे वो क्षेत्र विशेष के लिए होते थे, अभी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं हिंदी के विकास के लिए। सर आपसे जो बातचीत का जो है कि आपके पास तो ज्ञान का भंडार है मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सारी नई सूचनाएं हमें पता चली, हमारे दर्शकों को पता चली, और लग रहा है कि आपसे बात करते रहें और बहुत सारी सूचनाएं लेते रहें, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है सर। और आप इस स्टूडियो में आए और आपने कुछ ऐसे प्रेरणार्थक, आपने सार्थक मुद्दे पे बात की जो सुनने वाले के और दर्शकों को हमारे प्रेरित करेगी राजभाषा की ओर। 1 मिनट और चाहिए जी सर, कंक्लूड करने के लिए। मैडम, हमने काफ़ी बातें कर ली, देख भी लिया, विकास की लहर तेज है, उसमें जो हिंदी भाषा है वो काफ़ी ऊपर तेजी से बढ़ी है, देश से विदेशों तक में, पठन पाठन में काफ़ी अपना स्थान बनाई है। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी तरक्की विकासशील है, काफ़ी विकास हुआ है। अभी जो G20 सुमित चल रहा है, हमारे देश के जो नायक हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो G20 का मोटो क्या है? G20 का मोटो है वन लैंड वन फैमिली, जो हमें पहले से ही वरदान के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। वसुधैव कुटुंबकम। बहुत सुंदर, इससे अच्छा जो है कंक्लूजन नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता। वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के बराबर हम बात कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आप इस स्टूडियो में आए और आपने अपनी सार्थक विचारधाराओं को हमारे समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और अनंत शुभकामनाएं। आप इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, हमें बढ़ाते रहिए और राजभाषा का विकास करते रहिए। धन्यवाद।